हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग स्नैप 2025 स्लॉट वन के पेपर में क्वांट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन होगा क्वांट का, ये एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आप जानते हैं कि स्नैप के एग्जाम में टाइम बहुत मायने रखता है। क्वेश्चंस को विद इन टाइम किस तरह से करें, क्वेश्चंस को कितना लिखें, कितना जो है पेपर के अंदर लिखा जाता है, सोल्यूशन जब आप करते हैं एग्जाम हॉल में, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स स्नैप को टारगेट कर रहे हैं, इस साल 2026 के स्नैप को टारगेट कर रहे हैं, तो आप पूरे सोल्यूशन को एक बार अच्छे से देखिएगा, और जिससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। और साथ ही साथ ये भी आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हम कौन सेक्शन की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डेली बी अरेंज सच दैट कि वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये चैप्टर का क्वेश्चन है और काफी बेसिक क्वेश्चन है ये। डेली में आप देख पा रहे हैं कि टोटल 5 लेटर्स हैं। कह रहा वोवेल्स जो होने चाहिए एक साथ आने चाहिए। वोवेल्स कौन कौन से हो जाएंगे? ई और आई। तो बताइए कितने तरीके से उसको अरेंज किया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। अगर हम ई कॉमा आई को एक साथ रख दें, सपोज एक बॉक्स के अंदर रख दें, यानी इनको पूरा एक तरीके से एक वन लेटर एज्यूम कर लिया जाए, तो बचेगा कितना? बचेगा आपका डी एल एच। ये तो होगा डी एल एच। टोटल 5 लेटर्स हैं। तो अगर मैं देखो कि ये बताइए, अगर मैं कहूँ ई और आई एक तरीके से एक बॉक्स के अंदर हैं, और ये डी एल एच अलग है, तो कुल कितने लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से? इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपने 1 2 3 एंड 4। तो अगर 4 चीजों को अगर आपको अरेंज करना हो, तो आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? आप जानते हैं फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 ये हो जाएगा। और जो ई और आई है, इसको भी तो आप अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ई और आई को? ई और आई को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अरे इस तरह से कर सकते हैं ई और आई कॉमा, और आई कॉमा ई। तो दो तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, ई कॉमा आई या आई कॉमा ई। यानी ई और आई को दो तरीके से, यानी फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो फैक्टोरियल 2 तरीके से इनको, और टोटल को फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा हमारा, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 24। फैक्टोरियल क्या होता है? 4। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर से स्टार्ट करिए, फिर लगातार 1 तक चले जाइए मल्टीप्लाई करते हुए। तो 4 इंटू 3 करेंगे 12, इंटू 2 करेंगे 24, 24 इंटू 1 करेंगे तो 24 आएगा। और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा, यानी जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा ये 48 होगा। तो कुछ करना नहीं था। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, वो हमारा आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम, अगर देखा जाए इसका लेवल, ये इजी के अंदर आता है। क्या है क्वेश्चन ये? इजी मॉडरेट टफ होता है ना, ये आपका इजी क्वेश्चन के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए, अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखे होंगे, आपने अगर बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, चाहे एमएससीक्यू का किसी भी चीज का, अगर आपने 10th वगैरह का अगर मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, तो अगर उसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम दे रखा हो और nth टर्म पूछे, तो कैसे निकालते हैं? अगर आपने सीबीएसई बोर्ड वगैरह से कहीं से पढ़ रखा हो, क्लास 10th वगैरह नहीं पढ़ रखा है, तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। होता है क्या, जब आपको सम ऑफ टर्म्स दे रखा था, जैसे एस एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो अगर आपको nth टर्म पूछे कि nth टर्म क्या होगा, जो टी एन होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? SN माइनस SN-1। यानी कि nth टर्म का सम में से n-1th टर्म के सम को जब माइनस कर देते हैं तो आपका nth टर्म आता है। यानी n टर्म के सम में से n-1 टर्म के सम को माइनस करोगे, यहाँ पे लिखा ना डिफरेंस, तब आपका nth टर्म आएगा। जैसे यहाँ पे आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म का मतलब होता है कि अगर आपको T5 निकालना, सबको कौन टर्म निकालना है? फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा? n की जगह 5 रखो, सम ऑफ 5 टर्म, फिफ्थ टर्म, जो फाइव फिफ्थ टर्म उनका सम निकालिए, माइनस सम ऑफ 5 - 1 यानी फोर्थ टर्म।
यानी S5 और S4 का डिफरेंस निकालना है। तो निकलना ही चाहिए, जबकि आपको Sn की वैल्यू दे रखी है। Sn की वैल्यू क्या दे रखी है? 3n² - 2n। तो जब n की जगह 5 रखोगे तो S5 निकल के आ जाएगा। जब n की जगह क्या है, n की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे यहाँ पे तो S4 निकल के आएगा। अगर S5 फाइंड आउट करना है तो n की जगह 5 रखो, तो आ जाएगा 3 × 5 का स्क्वायर करेंगे ये, -2 × 5। एक तो ये आ गया आपका S5, और -S4 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? S की जगह 4 लिख दीजिएगा, n की जगह 4 लिख दीजिएगा, तो 3 × 4 का स्क्वायर -2 × 4। ओरली मल्टीप्लाई सारे हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, × 3 करेंगे 75, ये आएगा 10। 75 में से अगर आप 10 निकालेंगे तो 65 आएगा, माइनस लगा दो। 4 का स्क्वायर 16 × 3 करेंगे 48, ये 8 हो जाएगा। 48 में से 8 जाएगा तो आएगा 40। 65 में से 40 माइनस करेंगे तो आपका 25 आएगा। क्या आएगा? 25। हालांकि आपके एग्जाम में जो टोटल नंबर टाइम मिलता है 1 आवर का मिलता है, तो आपको जो क्वेश्चंस लगाना होगा यहाँ से डायरेक्ट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं सारा डिटेल में सॉल्यूशन दे रहा हूँ। हालांकि जो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन जहाँ से आप लिखेंगे, क्योंकि 60 मिनट्स का ही टाइम है, तो 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन करने होंगे। तो आपको डायरेक्ट S5 - S4 सब दिमाग में होना चाहिए। और एग्जाम में आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 3 × 5 का स्क्वायर -2 × 5, -3 × 4 का स्क्वायर -2 × 4, और फिर एक लाइन में आंसर। ये तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो बात समझ में आई? तो एग्जाम में ये सब लिखने मत लगिएगा कि TN की लिख रहे हैं, SN लिख रहे हैं, फिर T5 का फॉर्मूला लिख रहे हैं, फिर देन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फिर पेपर छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, काफी कह सकते हैं कि SCM SCA का फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी जामिया में पूछा है। ये क्वेश्चन आपका जामिया एमबी में भी आता है, CUT एमबी में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अदर अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, बोलेगा कि इतने सेकंड बाद, इतने सेकंड बाद, इतने सेकंड पे कोई चीज मतलब जल रही है, और तीनों चीज एक साथ रिंग कर रही हैं। यहाँ तो जलने की बात, चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो फिर दोबारा वो चीजें एक साथ कब होंगी? इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स, फिर कह रहा है कि 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर मतलब तीनों जो है एक साथ अगर 7 AM पे चेंज हुए हैं तो दोबारा कितने एक साथ कब चेंज होंगे, ये आपसे पूछता है। इसी तरीके से इसमें रिंग का क्वेश्चन आता है। एक साथ अगर रिंग किए हैं इतने टाइम पे तो अब दोबारा एक साथ कब रिंग करेंगे, ये आपसे पूछता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, बिल्कुल इजी होता है। कि आप इसमें क्या करते हो, आप एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हो। ये जो 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स हैं और 108 सेकेंड्स हैं, इनका क्या निकाल लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। किनका किनका? 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड का क्या निकाल, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? सबसे पहले सब में 12 से डिवाइड है ना, तो 12 ले लीजिए कॉमन। 12 × 4 करेंगे 48 हो जाएगा। और इस 12 यहाँ पे देखिए, 12 × 4 में 24 तो आ ही गया, और 72 अगर लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। अब ये हो जाएगा 12 × 2 = 14 और 3 × 72 आ गया। अब 108 कैसे आएगा? क्योंकि 12 × 9 = 108 होता है। 12 तो यहाँ पे है लेकिन 9 नहीं है, एक 3 यहाँ पे पहले से है, एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 भी बन जाएगा। तो ये पूरा पूरा हमारा एलसीएम एलसीएम अगर निकालना नहीं आता तो इसकी क्लास आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ एलसीएम निकालने की हम लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे। इतना चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हो कि 12 कितना हो जाएगा, 12 और 4 3 × 12 × 3 करेंगे तो 36 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इन दोनों का, 12 × 6 = 72 और कैरी 7 आएगा। 12 × 3 = 36 और 36 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 43। 432 आएगा। 432 क्या आएगा? सेकंड्स आएगा। और 432 सेकंड्स में आप जानते हैं कि कितने मिनट्स हो जाएंगे अगर देखा जाए,
तो अगर 432 अगर सेकेंड से अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ, 67 जा कितना होता है, 420 और 12 मिनट और, यानी कि 7 मिनट, ये 7 मिनट मतलब क्या, 7 × 60 सेकेंड्स करेंगे 420 सेकेंड होता है ना। तो 420 सेकेंड में 7 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 7 मिनट हो गया, तो 420 420 सेकेंड से हो जाएंगे। अब क्योंकि टोटल 432 सेकेंड्स हैं, तो 12 सेकेंड्स अलग से हो जाएगा। तो यानी 432 जो सेकेंड्स में 7 मिनट और 12 सेकेंड है। तो जो दोबारा जो एक साथ जब वो चेंजेस होंगे, तो पहले 7, अगर 7 बजे 7 AM पे हुआ है, तो यही 7 मिनट 12 सेकेंड इसी में ऐड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 7 बज करके 07 मिनट और 12 सेकेंड जो आता है ना एलसीएम, उसी को क्या कर देते हैं हम लोग, उसी में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15 सेकेंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। बस क्या करना है, एलसीएम लेकर के टाइम को उसी में ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा। अब एलसीएम लेने में 10 सेकंड से ऊपर थोड़ी लगती है, जहाँ लिए तुम्हें कन्वर्ट करके आंसर लिखो। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें हैं, क्योंकि टाइम बहुत मायने रखता है स्नैप के एग्जाम में। जितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करेंगे तो उतना ही आसानी होगी। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आया, कह रहा है कि आप शॉपकीपर परचेज सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, कह रहा है कि 60,000 में खरीदता है, नंबर ऑफ बस नहीं पता कितना है। कह रहा है उसका 3/5 जो है वो 15% के प्रॉफिट पे सेल कर देता है। तो कह रहा है रिमेनिंग जो बचेगा उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे सेल करें। कह रहा है कि ओवरऑल जो है 10% का प्रॉफिट हो जाए। एक बात बताइए, अगर आपने एलिगेशन पढ़ रखा है तो एलिगेशन में आप जानते हैं कि जैसे कि अगर पहले बोला कि 3/5 को करता है 15% के प्रॉफिट पे सेल, तो यहां अगर 15% का प्रॉफिट कह रहा है, रिमेनिंग को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे सेल करे, कि ओवरऑल कह रहा है कि 10% का गेन हो जाए। जब यहाँ प्रॉफिट या लॉस यहाँ आता, प्रॉफिट या लॉस यहाँ आता, बीच में प्रॉफिट लॉस आता, तो एलिगेशन कहता है, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर जो आता है वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। किसका रेशियो आता है यहाँ पे सीपी का रेशियो आता है, सीपी का रेशियो आता है। ये कहता है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। आप यहाँ बताइए कि ये जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आएगा। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि 3/5, 3/5 माने अगर हम मान लेते हैं कि 5 एप्पल सपोज दैट है, तो उसमें से 3 एप्पल को उन्होंने कहा कि 15% के प्रॉफिट पे सेल किया, तो बचा कितना। अगर 5 में से 3, अगर 3 को 15% का प्रॉफिट पे सेल किया, तो बचेगा हमारे पास 2 एप्पल। तो इसको कितने प्रॉफिट या लॉस पे सेल किया होगा। अगर ओवरऑल कॉस्ट प्राइस उन्होंने 60,000 रुपए दी है, हमें एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस समझ दो ना, मान लेते हैं कि ₹X है, हम मान लेते हैं एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस ₹X है। तो जो 3 एप्पल का कॉस्ट प्राइस हुआ कितना हो जाएगा, अगर एक एप्पल का X है, 3 एप्पल का 3X होगा। अगर एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस X है, तो 2 एप्पल का कॉस्ट प्राइस क्या 2X होगा। यानी अलग अलग हम कॉस्ट प्राइस पूछेंगे क्या क्या होगा, तो 3X और 2X होगा। जब उनका रेशियो निकालेंगे, तो जब उनका आप रेशियो निकालेंगे, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। यानी जो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3:2 आएगा। तो यानी 3/5 एप्पल्स थे, और फिर जो बचेगा कितना 2/5, 5 में से 2 बच जाएगा। जब रेशियो निकालोगे 3/5 2/5 का, तो क्या आएगा 3:2। तो मैं पूरा ये डिटेल समझा रहा था कि जो आर्टिकल्स दे रखा है ना 3/5 एप्पल, तो रिमेनिंग बचेगा 2/5, और रेशियो निकालोगे कैंसिल हो जाएगा 5, 3:2 आएगा। और यही जो 3:2 है, यही कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। और कैसे होगा मैंने यहाँ समझाया आपको, कि 5 टोटल मान ले हैं, तो अगर 3 एप्पल यहाँ पर प्रॉफिट 15% का है, तो 2 एप्पल का प्रॉफिट पूछा है। तो अगर 3 यूनिट है, 2 यूनिट, अगर एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं ₹X, तो 3 का कितना हो जाएगा 3X। यहाँ पर अगर एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस X है, तो 2 एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2X हो जाएगा। तो यही बात है, तो 2X यहाँ पे 2X हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। रेशियो निकालो, एक्स एक्स कैंसिल और 3:2 आएगा। ऐसे भी यहाँ पे भी समझा दिया है। तो यानी यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, वो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे रखे हैं ना, 3, नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखे हैं 3/5, रिमेनिंग 2/5, तो जो उनका रेशियो होगा ना, उनका एप्पल के क्वांटिटी का रेशियो, वही कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। बस यही बात दिमाग में रखिएगा।
जो एप्पल का क्वांटिटी का रेशियो है ना, 3/5 और 2/5, उनका जो रेशियो होगा वही कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। क्यों होगा मैंने को समझाया। यहाँ पर अगर 5 एप्पल है, अगर 3 एप्पल यहाँ पे, 2 एप्पल यहाँ पे, अगर एक का कॉस्ट एक्स है तो 3 का कॉस्ट 3x, 2 का 2x। जाहिर सी बात है, रेशियो निकालोगे 3:2 आएगा। ये डिटेल है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया कि क्वांटिटी का रेशियो निकालना 3/5, रिमेनिंग 2/5 आएगा। रेशियो निकालोगे 5 5 कैंसिल होगा, 3:2 आएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट था, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाए। 3:2 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे 3:2 अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, तो फिर आपको करना ही क्या है। आप जानते हैं कि 10 और 15 प्लस है, 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 5%। यहाँ पे 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू 5% है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 करेंगे 2.5% आएगी। 1 के 2.5 तो 3 कितनी आ जाएगी, 3 × 2.5 करेंगे 7.5%। एक की आ गई 7.5%। जब एक की 7.5% आ गई, तो ये वाली वैल्यू निकालना ही था एलिगेशन में। एलिगेशन में आप जानते हैं कि ये वैल्यू अगर एवरेज से बड़ी है, ये एवरेज होता है, क्या होता है, एवरेज होता है। अगर बीच वाली वैल्यू, अगर 50 है, अगर एक वैल्यू से ऊपर वाले से छोटी होती है, तो दूसरे वाले से बड़ी होती है। तो अगर ये वैल्यू बड़ी है एवरेज से, तो सॉरी, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है एवरेज से, तो ये वाली वैल्यू एवरेज से छोटी होगी। तो जाहिर सी एवरेज से छोटी भी, मतलब कितनी वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर ये 10% है, 10 से छोटी आएगी। यहाँ पर जितनी वैल्यू निकालें 3 यूनिट का 7.5, इसी 10 में से 7.5 माइनस कर देंगे, ये 2.5 बनेगा। यही आपका पूछा था। और 10 में से 2.5 करेंगे तो 2.5 क्या आ जाएगा, 2.5% आ जाएगा। माइनस कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया ये। तो कुछ करना नहीं होता, ये पूरा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट था। और ये सीपी का रेशियो आता है, और कैसे सीपी का रेशियो 3:2 हुआ, ये चीज यहाँ पे समझानी थी, तो इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें टाइम लिया। हालांकि 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। 15 समथिंग, 10 3 2, 10 15 का डिफरेंस 5, 2 की वैल्यू 5, 1 के 2.5, 3 के 7.5, 10 माइनस 7.5 करें 2.5%, मेरा आंसर हो जाएगा। 30 सेकेंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए इसके अंदर, बहुत लगेगा तो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर दैट कैन बी कैरिड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द बेस 7 मीटर एंड हाइट ऑफ दे रखा 1 मीटर। एक सिलेंडर है आपका, जिसका रेडियस दे रहा है, बेस का रेडियस कितनी दे रखी है, यानी इसका रेडियस दे रखी है आपको 7 मीटर, और उसकी जो हाइट है वो दे रखी है 1 मीटर। और एक कंडीशन दे रखी, 1 मीटर जो क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो वही पूछा था, बताइए कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम अगर मान ले है, तो वॉल्यूम निकाल नहीं पाएंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr² H होता है। अगर फॉर्मूला पता है तभी आप कर पाएंगे। एक लाइन का क्वेश्चन था ये, 10 से 15 सेकंड का, π × r² × H कर देना था, आंसर आ जाता। और आप जानते थे कि, और एक तरीका और बता देता हूं मैं, चलिए ठीक है। कितना हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू बताइए, 22/7। आर का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, और एच तो आपका 1 है। ये 7 कैंसिल होगा, 7 आ जाएगा। 7 × 22 करेंगे 154, 154 मीटर क्यूब आएगा। और 1 मीटर क्यूब और 1000 लीटर के बराबर है। ये लीटर में कितना हो जाएगा, 154 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 154,000 लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ सिर्फ वॉल्यूम निकालना था 154, बाकी 1000 से मल्टीप्लाई करके देखना ही, तुरंत तो आप आंसर पे निगाह बनाए रखिए, और तुरंत यहाँ पे टिक कर सकते थे कि आंसर हो जाता है आपका। 154 को देख करके 1000 से तो मल्टीप्लाई करना है, तो जान ही रहे थे वो पहले ही से कि 1 मीटर क्यूब 1000 के बराबर है। तो लिखिए फिर मत, डायरेक्ट तुरंत स्क्रीन पे आंसर करिए। 15 सेकंड से, इसमें भी आपको टाइम देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। 15 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इन इलेक्शन, कह रहा है 20% वोट जो है पोल इनवैलिड। कोई इलेक्शन है, कह रहा है उसमें 20, मान लो 100 वोट है टोटल, 100 वोट है टोटल, आपका सपोज दैट मान लेते हैं। इसमें से 20% अगर इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है। अगर इनवैलिड 20% है तो वैलिड कितना हुआ, तो वैलिड वोट जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80। सिंपल सी बात है, 20%, 100 में से 20 इनवैलिड हो गया तो 80 आपका वैलिड हो जाएगा।
ए रिसीव 50% टोटल वोट। ए को कितना वोट मिला? जो ये वैलिड वोट है इसका 50%, कितना होता? 40 वोट मिला किसको? ए को। ए को मिल गया। तो ये बताइए, ये फिर कह रहा है कि और रिमेनिंग वोट, ये बताइए अगर टोटल वैलिड वोट आपका 80 है, उसमें से 40 मिल गया किसको? ए को, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना हुआ? रिमेनिंग हुआ आपका 40, उतना बच गया। तो रिमेनिंग जो वैलिड वोट आपका 40 है, ये वैलिड ध्यान देना, रिमेनिंग जो वैलिड वोट 40 है उसका 30%, इसका 30% कितना हुआ? 12। सिंपल से, अभी कोई निकाल ना पाए तो अलग बात है। 40 का 30% निकालेंगे तो 12 आएगा। ये जो 12 वोट मिला है वो किसको मिला है? बी को। क्वेश्चन में कहा आपसे बी को मिला है 12 यूनिट वोट। तो टोटल 100 यूनिट था, 20 वैलिड, 80 वैलिड, 80 में से 50% 40 ए को मिला, बचा 40, 40 का 30% माने 12 मिला बी को। और बी को मिला है 12,000। यानी यहाँ पे हमें यूनिट में मिला 12 यूनिट, और क्वेश्चंस में दे रखा जो बी कोड मिलने वाला वो 12,000 है। तो 12 यूनिट की वैल्यू 12,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1,000। 12,000 को 12 से डिवाइड करिए। आपसे टोटल नंबर ऑफ वोट पूछा था, टोटल नंबर आपका 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट टोटल वोट है ये क्या है? टोटल वोट है। ठीक है। तो टोटल वोट की वैल्यू पूछा है आपसे, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा? 100 × 1,000 करेंगे, सीधे सीधे आपके अंदर 50 लग जाएगा। तो 1 लाख मेरा आंसर आ जाएगा, यानी एक के बाद 5 जीरो। सिर्फ एक के देख करके 5 जीरो देखिए और आंसर ठीक करिए। तो कुछ करना नहीं था, जैसे जैसे कंडीशन दे रखी थी उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया। आई थिंक बेसिक क्वेश्चन था। 30 सेकेंड्स इस क्वेश्चंस के अंदर भी आपको देने हैं, इससे ऊपर आपको नहीं देने हैं। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसमें 30 सेकेंड से ऊपर आपका ना लगे। 120 गया, 80, 80 का 50 यानी 40 इधर चला गया, बचा 40, 40 का 30 वन 12, 12 का मतलब 12,000, 12 का मतलब 12,000, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। इधर देखिए, अगर राहुल सेड टू प्रिया, राहुल प्रिया से कहता है कि अगर मैं अपनी एज का डबल तुम्हारी एज में ऐड कर दूंगा तो 55 हो जाएगा। क्या कहता है राहुल? राहुल कहता है प्रिया से, अगर मैं अपनी एज का डबल तुम्हारी एज में ऐड कर दूंगा तो 55 का हो जाऊंगा। प्रिया कहती, रिप्लाई देती है, अगर तुम अपनी एज का ट्रिपल में, ट्रिपल अगर मेरी एज में ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है? इसको ऑप्शन से जाकर के वेरीफाई कर लो। कैसे? अगर पहली कंडीशन का 15 का डबल करेंगे क्या आएगा? 30, 30 में 25 ऐड करेंगे 25, 55 का, तो ये तो वेरीफाई हो रहा है। अगर मैं 18 का डबल करूं 36, 36 में 19 भी वेरी कर रहा ऐड कर रहा हूं तब भी 55 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब मैं आगे नहीं चेक करूंगा। जब मुझे दो आंसर ऐसे मिल जा रहे हैं कि डबल करने पर 55 हो रहा, हमें हर जगह देख रहे हैं वही हो रहा है। 20 का डबल करेंगे 40, 40, 15 करें 55। तो पहली कंडीशन सारे ऑप्शन को वेरीफाई कर रही है। तो हम सेकंड कंडीशन चेक कर लेंगे, प्रिया वाली। प्रिया वाली कंडीशन क्या है कि कह रहा है कि ट्रिपल कर दें, अगर अगर हम तुम्हारी एज का ट्रिपल करेंगे, अगर 15 का ट्रिपल करेंगे कितना आएगा? अब वेरीफाई करते हैं। 15 का ट्रिपल करेंगे फिर 45, 45 में 25 ऐड करोगे तो 70 आएगा, ना कि 80 आएगा, तो ये ऑप्शन चला गया। 18 का ट्रिपल करोगे तो आएगा 54, और 54 में 19 ऐड करोगे कभी भी 80 नहीं आएगा। 20 का ट्रिपल को 60, 60 में 15 ऐड करोगे 75, ये भी नहीं आएगा, मेरा आंसर हो गया। 25 पर ट्रिपल करोगे 75, और 75 में 5 ऐड करोगे 80। ये दोनों कंडीशन को वेरीफाई करा। दुगने में 2 टाइम्स में 5 ऐड करोगे 55, ये भी वेरीफाई हो रहा है। और 3 टाइम्स में 5 बन गया 80, मेरा आंसर हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में बिना पेन चलाए स्क्रीन पर देख करके माइंड में हल्का सा बस एक लाइन लिखना था, कर देना था। 15 सेकेंड का क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट स्क्रीन पे देख करके ये आंसर करना था। और इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन बना करके माइनस करिए, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। इसमें बस मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी इसमें लिखने और लगाने की जरूरत नहीं। अगला देखिएगा, कह रहा कंपनीज प्रॉफिट वाई इन लाख रुपीज ऑफ, वाई इन लैक्स रुपीज इज गिवन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा y इक्वल्स टू दी। यानी y जो है वो कंपनी का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट दे रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा 2x² माइनस 12x प्लस 30। बोला कि जो जो एक्स है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द क्वार्टर ऑफ द ईयर्स, यानी ईयर की तिमाही को रिप्रेजेंट करता है, क्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक्स की एक्स क्या है? वो क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वार्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वार्टर एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली फॉर द क्वार्टर इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज मिनिमम।
कंपनी का प्रॉफिट बोल रहा है कि मिनिमम बताइए कि कब होगा। सेम यही क्वेश्चन अभी अभी आपका जामिया में पूछा गया क्वेश्चन था 2025 में, 2026 में, जिसमें वो कहा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, बोले था कि एक्स की किस वैल्यू पर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिनिमम वैल्यू शो करेगा। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो और वो कब मिनिमम वैल्यू शो करेगा कब मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, ये चीज उसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए पर वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू शो करता है। तो अगर वो फॉर्मूला आपको पता है, इसे देखिए इस स्नैप एग्जाम पहले हुआ था, तो अगर आप ये मिनिमम वाली चीज यहाँ पे पढ़े होते इस वाले क्वेश्चन में, अगर सॉल्व करके गए होते तो वो वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर ले जाते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मान ले यहाँ पे y इक्वल्स टू का जो दे रखा है 2x² माइनस 12x प्लस 30। अब मैं कहूँ कि x की किस वैल्यू पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पूरा जो मिनिमम वैल्यू शो करेगा, तो आप बताएंगे कि x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए पर अगर हम निकालेंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो माइनस बी अपॉन टू ए पे सो निकाल लो माइनस बी अपॉन टू ए। माइनस बी क्या है, बी है एक्स का कोफिशिएंट यानी 12, माइनस पहले इसमें भी माइनस है, -12 है, बी मतलब यहाँ बी क्या वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू -12 है। ये देखिए ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है ए होता है स्मॉल है, ये स्मॉल है, बी हो गया -12, और इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म से सी कहा जाता है, ये 30 दे रखा है। हमें सी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लीजिए माइनस बी अपॉन टू है तो माइनस पहले से है, यहाँ भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और टू इंटू ए की वैल्यू टू है तो टू इंटू टू करेंगे 4, यहाँ पे कैंसिल करिए 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 आएगा, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स लिखा रिप्रेजेंट द क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की अगर 3 आई है और एक्स क्वार्टर ऑफ द कह रहा कि ईयर है, यानी ये थर्ड क्वार्टर हो गया। यानी अगर क्वार्टर फाइंड आउट करना भी तो है, क्वार्टर हमारा कितना हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर। तो बाकी आपको वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं थी। तो ऑप्शन में अगर आप देख पा रहे हैं तो थर्ड क्वार्टर कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हम 12 लाख निकालेंगे भी नहीं क्योंकि हमें क्या करना, हमें टिक करके आगे बढ़ना है, तुम्हारे पास टाइम कम होता है। तो इतना ही निकाल करके आप आंसर कर सकते हैं। अगर आप कहते नहीं सर वैल्यू निकाल के दिखाइए प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि प्रॉफिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रॉफिट के वैल्यू निकालना भी चाहे तो निकल भी जाएगा। तो वाई किलो निकाल लो, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू एक्स की निकालनी है 3, 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 12 इंटू एक्स की जहां 3 और प्लस 30, यही सॉल्व कर लीजिए। तो 2 9 जा 18, ये -36, ये +30, तो ये आ जाएगा 18, और -36 प्लस 30 -6 आ जाएगा, 18 में से 6 जाएगा 12, और वाई रिप्रेजेंट करता है लाख में, यानी 12 लाख हो जाएगा ये। तो ये निकालने की जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि थर्ड क्वार्टर देख करके ही आंसर को टिक किया जा सकता है, हालांकि मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो आपने कुछ चीजें भी सीख रहे होंगे कि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो कितनी चीजें निकालें, हमारे दो चीजें पूछ रहा है। तो ऑप्शन में देखो कि यार क्या एक ही चीज फाइंड आउट करने से आंसर टिक हो जा रहा है, तो फिर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, फिर घर आके सॉल्व कर लेंगे, अलग बात है। क्योंकि हमें टाइम कम रहता है तो हम भी तुरंत ये बस क्वार्टर निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी हमें 15 से 20 सेकंड का ही टाइम देना था, 15 से 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये टाइम ऑन वर्क का क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक कंप्लीट इन वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। कह रहा है बी उसी वर्क को 18 डेज में करता है, और सी क्या करता है, तो दो ही लोग हैं। अगर ए किसी वर्क को 12 डेज में करता है, बी किसी वर्क को करा 18 डेज में करता है, दोनों इस वर्क को साथ में करते हैं, और फिर ए जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले वो काम छोड़ के चला जाता है, तो आपको बताना है कि पूरा जो वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, ये पूछा है। तो अगर 12 डेज में करता है 18 डेज में करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 36, ये टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से की सी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, अगर मैं बी की निकालूंगा तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 36/18 करेंगे 2 आ जाएगी। अब मान लो दोनों लोग काम करना साथ में स्टार्ट किए, तो काम का जो लास्ट का 2 डेज है, जो लास्ट का 2 डेज है, इसमें वर्क कौन किया है, क्योंकि ए चला गया तो बी ने किया है। तो बी जो अगर लास्ट के 2 डेज में कितना वर्क किया होगा, अगर 2 डेज में 2 की इफिशियंसी से बी का वर्क कितना आएगा, तो मैं बी का वर्क निकालूं 2 डेज का कितना आ जाएगा, 2 की इफिशियंसी से 2 डेज में कितना करेगा, 2 इंटू 2, इफिशियंसी इंटू टाइम यानी 4 यूनिट, यानी ये लास्ट का जो 2 डेज का वर्क हुआ वो 4 यूनिट हो गया यहाँ पे। टोटल वर्क कितना है 36,
यानी ये शुरू के जो भी दिन रहे हों, इसमें जो ए और बी ने साथ में काम किया है वो कितना यूनिट काम किया है, क्योंकि लास्ट टू का तो बी ने किया है, 4 यूनिट तो बी ने किया है, तो बचा कितना, 32 यूनिट। वो टोटल 36 है। ये जो 32 यूनिट है ये और बी मिलके किए होंगे। यही निकाल लो कि ए और बी मिलके कितने दिन में किए होंगे 32। तो अगर मैं टाइम निकालूं, जो ए और बी ने वर्क साथ में किया वो कितना टाइम लिए होंगे, तो टाइम होता वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा 32 है, और ए और बी की एफिशिएंसी देखी जाए, ए के 3 है, टू के बी के 2 है, दोनों ऐड कर लो 5। तो 32/5 निकालेंगे तो 6.4 डेज, यानी 6.4 डेज ए और बी ने काम किया 32 यूनिट, और लास्ट का 2 दिन का वर्क उधर हो गया। जो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम कितना हो गया मेरा, तब टोटल टाइम पूछा है ना, तो टोटल टाइम निकालना है तो 6.4 और +2 डेज और कर देंगे तो 8.4 डेज आ जाएगा। तो 30 सेकेंड्स का भी क्वेश्चन था, आपको आसानी से आप इसको कर लेते। तो कितना आ जाएगा, 8.4। लास्ट का 2 डेज काम हुआ है, और इधर कितना दिन काम हुआ था मैं निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा 6.4, 8.4 डेज टोटल डेज निकल के आएगा 8.4। और यहाँ से यहाँ तक का दिन निकल गया 6 दोनों साथ में जो काम किए हैं वो 6.4 डेज किए हैं, और लास्ट का 2 दिन तो ए ने काम, बी ने काम किया है ये, तो दो वो और 6.4 ये, 8.4। यहाँ पास वर्क निकालना था, और बचा हुआ काम का फिर टाइम निकाल लेना था, फिर टाइम इधर टाइम 2 दिन, बाकी वाला ऐड कर लो। ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की निकालनी है। एलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है ये। भाई अब हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, हमको यहाँ पे दे रखा है टेन अल्फा और प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू 4। तो स्क्वायरिंग में बोथ दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो फॉर्मूला लगा दो, आप फॉर्मूला पढ़े हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। तो टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 × टेन अल्फा कॉट। देखिए टेन अल्फा अगर आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो टेन अल्फा और कॉट अल्फा का जो प्रोडक्ट होता है 1 के बराबर होता है। क्यों होता है, कॉट अल्फा जो होता है 1/10 अल्फा होता है। यही टेन अल्फा कट जाता है तो 1 आ जाता है, यानी 2 × 10 अल्फा कॉट अल्फा आएगा। 2ab होगा ना, ए का मतलब इसको अगर ए सपोज दैट समझ लो, इसको बी समझ लो, वही लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। ये देखिए ये हो गया टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ये देखिए 2 × 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा 1 होता है, तो 1 × 2 करेंगे 2। इधर आपका 16 है, 2 उधर जाके माइनस कर देगा, हमारा कितना हो जाएगा 16 - 2, यानी 14 आ जाएगा। यानी जो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 14 के बराबर हो जाएगी। ये 2 जाकर उधर माइनस कर देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। बेसिक क्वेश्चन है सारे, ये 15 से, क्या बोलूं इसको, तो ओरली लग जाना चाहिए। पेन फ्री क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 आएगा, उधर माइनस हो गया। तो 15 सेकंड में तब भी लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये पेन फ्री होना चाहिए, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क। देखिए ट्रायंगुलर पार्क का एरिया बताना, आपको दो तरीके से बताऊंगा मैं। पहला देखिए कह रहा है जिसकी साइड्स दे रखा है 13, 14, 15। साइड्स दे रखा है 13, 14, 15। मान लेते हैं ये 13 है, ये 15 है, ये पूरी 14 है, मान लेते हैं ये पूरी 14। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी सी डी। अगर आप ट्रिपलेट पढ़े हैं, देखिए 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री में ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 3, 4, 5 का पढ़े होंगे, 5, 12, 13 का पढ़े होंगे आप लोग, 5, 12, 13 का। एक साइड यहाँ पे 13 दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है इस पे ट्रिपलेट बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल बन सकता है। अगर 13 है, हम मान लेते हैं कि बेस क्या ले लिया जाए, इसका बेस हम बेस को 5 ले लें और इसको ले लें 12। तो क्या दिक्कत है, आपको 5, 12 के हिसाब से 13 बनेगा ये। बीडी को 12 ले लें, एडी को 5 ले लें। एक ट्रिपलेट और जानते हैं, तो 15, 12 के साथ क्या कोई ट्रिपलेट ट्रिपलेट है कि नहीं, है जरूर, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे।
देखिए 3 4 अगर ट्रिपलेट है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 9, ये 12, ये 15, ये भी आपका ट्रिपलेट है। ये भी आपका क्या है, ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12, यहाँ 12 एंड 15 के साथ क्या बन रहा है, 9। तो अगर ये 12 15 ये 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ DC 9 हो जाएगा। 85 का दोनों का सम 14 गिवन भी है। इसका मतलब ये पूरा पूरा ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसका एरिया निकालना बहुत आसान होगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना कितना आसान हो गया। एरिया क्या होता है, राइट हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इस वाले का निकालूं एरिया, इसका एरिया निकालूं, तो ओरली निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट से। 12 इंटू 5, ये देखिए हाइट हाफ बेस इंटू हाइट होता है। 12 इंटू 5 करेंगे 60, 60 का हाइट हाफ कर दो 30, 30 एरिया इसका निकल के आ जाएगा। अब 15 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करके हाफ करोगे तो 90 इसका आ जाएगा। कितना देखिए 15 इंटू 12 बाई 2 करेंगे, ना सॉरी 12 इंटू 9 बाई 2 करेंगे तो 54 इसका आ जाएगा। हाइट और बेस का मल्टीप्लाई करना है ना, तो 12 इंटू 9 बाई 2 करेंगे तो 6 9 जा 54, ऐड करेंगे 84, मेरा आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो ये ट्रिपलेट वाला मेथड अगर आपके दिमाग में आता है तो आप ओरली क्लास लगा दोगे, 30 इसका 54 इसका आंसर हो जाएगा। एक अगर तीनों साइड गिवन हो, एक फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला, अगर आपने पढ़ रखा हो क्लास 10 वगैरह में, वो फॉर्मूला भी लगाकर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ ट्रिपलेट वाला। बाकी निकाल सकते हैं, कैसे निकलता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग करते हैं क्या, उसमें हम लोग करते हैं क्या, उसका हम निकालते हैं क्या, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कैसे निकलता है, S = एस निकालते हैं। उसमें कैसे निकलता है, तीनों साइड का आप ऐड कर लो, उसमें एक वैल्यू एस निकालते हैं। उसमें तीनों क्या करते हैं हम लोग, तीनों साइड को ऐड करते हैं। तो 13 है, 14 है और 15 है, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 15 14 ऐड करेंगे तो 29 3 42/2 एक 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। उसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर तीनों साइड के पहले एस निकाल लो, और फिर फॉर्मूला होता है S × S - A, S - B, S - C। यही फॉर्मूला निकालना है, रख दीजिए वैल्यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस की वैल्यू कितनी आ गई है, 21। और 21 में से फर्स्ट साइड निकालो, 13 माइनस कर दो। 21 में से 13 जाएगा 8, तो 21 × 8 हो गया। S - B, 21 में से 15 माइनस कर दीजिए 6, और 20 में से 14 माइनस कर देंगे 7। इसी को सॉल्व कर लीजिए, निकल नहीं जाएगा। तो 21 का मतलब क्या, 7 × 3, और ये 8 को ऐसे रहने दीजिए, 6 इसका 2 × 3 कर दीजिए, × 7 कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 बार 7 है, बाहर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 4, और ये 3 बार हो जाएगा। तो 7 4 जा 28, × 3 करेंगे 84। तो आप इस तरह से भी 84 निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट वाला जो मैंने बताया कि भैया एस निकालो, तीनों को ऐड करके हाफ करके एस निकालो, और ये फॉर्मूला लगा दो S - S - B S - C। एस का मतलब 21, और फिर 21 में से फर्स्ट साइड 13 माइनस करो, 21 में से 15 माइनस करो, 21 में से जो भी माइनस करना है आपको 14 माइनस कर दो। जो जो साइड, सारे साइड को माइनस कर दो, तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लो। इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो। दोनों मेथड में आपको 30 सेकंड लगने चाहिए। चाहे फर्स्ट यूज करो, चाहे से फर्स्ट यूज करो, और जल्दी है, या फ्री हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालना पड़ेगा। तो दोनों मेथड आप सही है, जिससे आपका मन करेगा उससे सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 2 इयर्स की बात कर रहा है। कितने टाइम की बात कर रहा है, 2 इयर्स, टाइम इक्वल्स टू 2 इयर्स। और रेट दे रखा है, रेट परसेंट आपका 10% है। SI और CI में डिफरेंस दे रखा, पूछा सम कितना होगा। 2 साल का SI और CI में जो डिफरेंस होता है कितना होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट आप जानते हैं कि R² / 100%। क्या होता है, R² / 100%। ये CI और SI में डिफरेंस होता है कितने साल का, 2 साल का। R² / 100%। R² का मतलब क्या हो जाएगा, रेट दे रखा 10 का स्क्वायर, 10% है ना। तो रेट है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100/100 करेंगे कितना है, 1 आ जाएगा। 1% भाई, 10 का स्क्वायर 100, 100/100 करेंगे 1, 1% की वैल्यू आपको दे रखी है। दोनों में डिफरेंस 1% है ना। 1% की वैल्यू आपको दे रखी है 150। तो 100% की वैल्यू यानी प्रिंसिपल यानी 100% की निकालनी है। तो 150 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15K यानी 15,000 आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ टाइम लगना चाहिए, कि ये ऑप्शन C हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं।
है ना, दैट आप लगाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है स्नेप में, इसलिए आपका सॉल्यूशन बहुत छोटा होना चाहिए। 30 बताइए। बोला कि 7 की पावर 101 को अगर 48 से डिवाइड किया जाए तो कितना है। अगर नंबर सिस्टम की मेरी क्लास किए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस बेस पे किए हैं। कैसे करते थे हम लोग, 7 की पावर 101 को 48 से डिवाइड करना है। तो 7 किसी कौन सी पावर जो 48 के करीब में हो, 7 का स्क्वायर 49, इसको मैं लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। और कितना बचेगा बताइएगा तो, 2 5 जा 50, 100 हो जाएगा। 50 to 100 और इंटू 7, इस तरह लिख नहीं सकते हम लोग इसको। ऐसे लिख सकते हैं भाई, 7 का 2 का पावर 50 करेंगे, 7 का पावर 100 इंटू 7। 7 की पावर यहाँ पे 1 है, तो 7 की पावर 100 इंटू 7 करेंगे तो 7 की पावर 101 आ जाएगी। तो मैंने ब्रेक करके लिख दिया। और 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। और 49 की पावर 50 हो जाएगी, इधर इधर 7 हो गया। और 48 से डिवाइड करना है। तो 49, तो 48 को जो 49 से डिवाइड करोगे, 49 को जो 48 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। और 1 की पावर 50 करोगे तो 1 ही आएगा। और इंटू 7, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 7। कुछ करना ही नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं। फिर देख लो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 को जब आप 48 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 1। 1 की पावर 50 करोगे तो 1 ही आएगा, इंटू 7 करोगे 7 आ जाएगा। वही तो मैंने यहाँ पे किया है। फिर 10 सेकंड का क्वेश्चन है फिर, है ना, 15 से 10 सेकंड ये भी लगना चाहिए। 14 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एवरेज एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रंस दे रखा है आपका 48 kg, और उसमें एक टीचर शामिल हो जाता है। तो कह रहा है कि एवरेज जो होता है 49 हो जाता है, टीचर का वेट बताइए। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कैसे लगाते हैं हम लोग इसको, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर टीचर, देखो 25 चिल्ड्रंस थे ना, टीचर आया। अगर टीचर की एज, अगर टीचर का वेट 48 होता, अगर टीचर का वेट 48 होता तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब जो, अगर जो टीचर आ रहा है उसका वेट 48 से ज्यादा है। सबसे पहली कंडीशन, 48 होता बेस मान के चलो तो कोई चेंजेस ना आता, लेकिन 48 से ज्यादा, कितना ज्यादा है अभी निकल जाएगा। जब टीचर आया तो एवरेज वेट 1 बढ़ गया। 25 लोग थे, एक लोग और आ गया, 26 हो गए। एवरेज एज अगर 1 kg बढ़ा है, क्योंकि 48 से 49 हो गया, एवरेज वेट अगर 1 kg बढ़ा है, यानी सब में से 1 1 kg बढ़ा होगा, सभी लोगों का, तभी तो एवरेज वेट 1 kg बढ़ेगा। भाई 26 लोग हैं, 26 अगर हैं, तो अगर 20 एक 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 पर्सन का वेट 1 1 kg बढ़ेगा, टोटल 26 बढ़ेगा। 26 से डिवाइड करो तो एवरेज निकल के आएगा। तो 26/26 करोगे तो 1 kg एवरेज आएगा। वह एवरेज 1 kg बढ़ने का मतलब कि हर किसी का 1 kg बड़ा होना चाहिए। तो कितने लोग हो गए थे, 25 चिल्ड्रन थे, एक टीचर आ गया, 26 लोग हो गए। अब इस 26 का 1 1 kg बढ़ेगा तब जाकर के एवरेज एक बढ़ेगा। तो 26 माने और बढ़ गया होगा। तो हमारा टोटल वेट कितना हो जाएगा, ऐड कर लो 74। ये टीचर का वेट आ जाएगा। तो ये चीजें अगर अगर ये कॉन्सेप्ट होता है, और मैं बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अपने क्लास के अंदर बताता हूँ, तो अगर आपने कर रखा कोई तो जानता होगा। ये 74 मेरा आंसर हो जाएगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, पेन 10 सेकंड से ऊपर नहीं लेना चाहिए। आगे चलिए। ट्रेन कह रहा है कि स्पीड देगा 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, उसकी एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 160 मीटर है। कह रहा है उसको 18 सेकंड में क्रॉस करता है। तो कह रहा है अगर किसी जो है वो जो है किसी प्लेटफॉर्म पर 10 साल का बच्चा खड़ा है, उस बच्चे को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी ये आपको बताना है। बेसिक क्वेश्चन, ये भी ट्रेन आ गया। भाई 72 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप जानते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में क्रॉस की है, तो उस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस तय की, डी टोटल निकाले। डी टोटल मतलब कि इसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ भी शामिल होगी और ट्रेन की भी लेंथ शामिल होगी। अगर मैं डी टोटल निकालूं तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 20 और टाइम दे रखा है 18 सेकेंड्स, तो टोटल डिस्टेंस आ रही है 360 मीटर। अब इसमें दो पार्ट हैं, मैंने बताया ना, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है, ट्रेन की भी लेंथ है। प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखा 160। तो अगर 160 प्लेटफॉर्म की लेंथ है तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 360 में से अगर 160 प्लेटफॉर्म 200, तो 200 मीटर जो आपकी है वो ट्रेन की लेंथ आके निकल आई। और जब कोई ट्रेन किसी बच्चे को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस तय करती है, जितनी उसकी लेंथ होगी, यानी अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है। तो अगर मुझे टाइम निकालना हो कि ट्रेन ने बच्चे को कितने सेकंड में क्रॉस किया,
तो अगर टाइम निकालना होगा, टाइम में क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ट्रेन की लेंथ लेंगे। ये जो ट्रेन की लेंथ आपने फाइंड आउट की है 200 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगी। और टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ट्रेन की दे रखा 20। तो 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 सेकेंड्स मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं था, बेसिक क्वेश्चन ये भी आपका था, कुछ करना नहीं था। तो आसानी से हम इसको निकाल लेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। चलते हैं हम लोग 15 16 और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो पाइप हैं अभी, एक पाइप कह रहा है 15 सेकेंड में फिल करता है। एक पाइप आपका 15 सेकेंड में फिल करता है, दूसरा आपका 20 सेकेंड 15 मिनट में फिल करता है, दूसरा 20 मिनट्स में फिल करता है। और तीसरा जो पाइप आपका है, वो कह रहा है कि वो खाली करता है, एम्प्टी करता है, टैंक को क्या करता है, खाली करता है 10 मिनट में, 10 मिनट्स में खाली करता है। अगर मैं तीनों का एलसीएम निकालूं क्या आ जाएगा, 60। ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा टैंक का। यहां से अगर इफिशियंसी निकालता हूँ, +4 आएगी इसकी भरने की, प्लस माने भर रहा है, ये फिल कर रहा है, ये 3 हो जाएगी। और इसकी निकालेंगे -6, 60/6 10 करेंगे तो -6। तो एम्प्टी करने की इफिशियंसी दे रखा है पाइप थर्ड की, ये भरने की, इनकी सारी तीनों इफिशियंसी दे रखा है। अगर तीनों पाइप्स एक साथ चला दिए जाएं तो जरा बताइए टैंक भरेगी खाली होगी, फिल हो, क्योंकि देख रहे हैं कि तीनों पाइप एक साथ चलेंगे। तो 4 यूनिट भरेगा, 3 यूनिट भरेगा और 6 यूनिट खाली हो जाएगा। तो मिला के 7 फिल होगा, 6 यूनिट खाली होगा, तो 1 यूनिट पानी फिल होगा। भाई टोटल अगर मैं निकाल +4 +3 -6 करूं, तो 1 यूनिट पानी यानी पानी पर मिनट भरेगा। 4 + 4, ये 4 क्या है, ये यूनिट पर मिनट, यानी कि 4 यूनिट पानी पर मिनट फिल हो रहा है, 3 यूनिट पानी पर मिनट फिल हो रहा है, और 6 यूनिट पानी पर मिनट खाली हो रहा है। तो मैं पूछूं कि 1 मिनट के अंदर ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहा है। तो 1 मिनट के अंदर जो ओवरऑल चेंजेस आ रहा है कि 7 यूनिट पानी जा रहा है और 6 यूनिट पानी निकल रहा है। तो यानी कि जो ओवरऑल देखा जाए तो 1 यूनिट पानी जो है फिल हो रहा है। अगर तीनों एक साथ चलाए जाएंगे तो सिर्फ एक ही यूनिट पानी फिल होगा। और टोटल पानी अगर हमारा आपका 60 यूनिट है, तो टैंक को पहली बात तो भरेगी, क्योंकि अभी पानी ओवरऑल उसमें अंदर जा ही रहा है, कितना जा रहा है 1 यूनिट। तो पहली बात तो फिल होगी, और कितने टाइम में फिल होगी, निकल नहीं जाएगा। टाइम निकलता है क्या, टोटल वॉल्यूम दे रखा, कोई कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट की है। और एफिशिएंसी टोटल अगर हम निकालें तो क्या आ रही है, 4 + 3 7 -6 1। तो 60 मिनट्स के अंदर आपका जो पूरी जो टैंक है वो फिल हो जाएगी। तो 60 मिनट्स टू फिल आंसर करके आइएगा, ना कि 60 मिनट्स पे एम्प्टी मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। नेक्स्ट होते हैं हम लोग 17। देखिए लॉग का क्वेश्चन, देखिए यही क्वेश्चन जामिया ने दो क्वेश्चन उठाए हैं स्नैप्स अगर देखा जाए। एक तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मिनिमम वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लॉग का यहाँ पर भी आया था। और वहाँ भी शायद यही था कि कुछ चेंजेस था, और आपसे पूछा कि वैल्यू क्या होगी। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। देखिए लॉग अगर आपने पढ़ रखा है तो लॉग का बेसिक क्या कहता है, लॉग एम प्लस, अगर लॉग एन दे रखा है बेस से में, तो लॉग एम इंटू एन हो जाता है। यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू दे रखी है कि लॉग एम, अगर मैं कहूँ कि एम है, सपोज जैसे मैं कहूँ कि एम है, ये एम है, और ये मान लो कि एन है, बेस तो दोनों का सेम है। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन। यानी यहाँ पे जो मेरा, उसको मैं ऐसे लिख नहीं सकता हूँ लॉग बेस 2 करके, इनको मैं प्रोडक्ट में लिख दूंगा, सॉरी पहले लिख देता हूँ, प्रोडक्ट में लॉग एम इंटू एन कर दूंगा। यानी ऐसे लिख दूंगा, देखिएगा ये लॉग एम इंटू एन, यानी एक्स एक्स -2, इस तरह से लिखा जाता है लॉग एम इंटू एन। और ये हो जाएगा =3। ये तो पहला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, लॉग ए प्लस बी, लॉग ए इंटू बी हो जाता है। साथ ही साथ एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, अगर आपको इस तरह से दे रहा है, मान log 2 दे रखा है, और यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे = मान ले बी दे रखा है। ये जो ए की वैल्यू होती है, जो ए होता है, ए क्या होता है, ए होता है, ये जो बेस है ना, ये बेस, और ये जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो पावर में चली जाती है, A = 2 दी पावर B हो जाता है। क्या हो जाता है, A = 2 दी पावर B। ये होता है, अगर log 2 बेस A = B है, तो ये हो जाएगा 2 बेस जो दे रखा, बेस की पावर, जो फाइनल रिजल्ट दे रखा था उसका पावर में आ जाएगा। तो अगर यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या लिख देंगे, ये जो ए x × x - 2 की जगह सपोज दैट ए है, तो ये जो वैल्यू आएगी x x - 2, ये किसके बराबर हो जाएगी, जो बेस है
ये 2, ये पावर में चला जाएगा, 2 दी पावर 3 यानी 8 के बराबर आ जाएगा। अगर दो एक्स और x-2 का प्रोडक्ट 8 है तो एक्स की वैल्यू निकल नहीं जाएगी। अब मैं क्या क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, सीधे ऑप्शन पे जाइए और देखिए कि एक्स की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखी जाए जिससे कि 8 आ जाए। 8 का है 4 × 2, तो 8 3 से तो नहीं आएगा, 3 × 1 आ जाएगा तो वो नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। 4 से, 4 × 2, 4 से तो आ जाएगा, 4 से, 4 से भी आ जाएगा, 4 × 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 6 से नहीं आएगा, तो 4 से आंसर आ जाएगा। भाई एक्स की जगह हम क्या रख दें, अगर एक्स की जगह हम 4 रख दें तो देखिए आंसर वेरीफाई हो रहा है कि चेक कर लो। एक्स की जगह आप 4 रखोगे 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, 4 × 2 करेंगे 8, और वेरीफाई हो जा रहा है। 6 रखने में जगह यहाँ पे एक्स की जगह आप 6 रखोगे, 6 × 6 - 2 करोगे 4, तो 24 आएगा। ये वेरीफाई ना, किसी भी नहीं, अगर मान लो 3 रखोगे तो 3 × 3 में से 2 जाएगा 1, वेरीफाई नहीं होगा। 5 रखोगे तो 5 × 3 15, वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको एक्स की वैल्यू नहीं क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करनी है, ऑप्शन से वेरीफाई करानी है। तो एक्स की जगह 4 रखने पे वेरीफाई हो जा रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। तो इजी क्वेश्चन था, दो चीजें यहाँ पे देखनी थी, log a + b log a × b, और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया रख करके वेरीफाई करा दीजिए, 30 सेकंड के अंदर ये भी हो जाता है। 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है साइंटिस्ट कह रहा है मेड फ्यू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल हो, तो बहुत सारे सर्कल उसने बनाया है। तो दो सर्कल के बारे में उसने बता रहा है कि एक बड़ा बड़ा वाला सर्कल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और एक छोटा वाला सर्कल है जिसकी रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो बोला इनके, अब इनके बीच का एरिया फाइंड करो। तो दो सर्कल के बीच का एरिया कौन सा आ रहा है, यही वाला तो आ रहा है, बड़ा वाला सर्कल और छोटे वाले सर्कल के जो बीच का एरिया आएगा, यही निकालना है आपको। बताइए कितना होगा। एरिया कैसे निकलेगा, पूरे वाले सर्कल, बड़े वाले सर्कल में से ये छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपका बीच का एरिया निकल के चला आएगा। तो आपका जो बीच का एरिया निकलेगा कैसे निकलेगा, मैं कहूँ तो एरिया बिटवीन द 4 एंड 5 सर्कल कितना हो जाएगा। एरिया सर्कल का क्या होता है, πr²। ध्यान दीजिए, एरिया सर्कल का क्या होता है, π × r²। एरिया है फॉर सर्कल का फॉर्मूला है। तो अगर पहले की रेडियस में कैपिटल आर मानता हूं, तो π × कैपिटल R², बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। तो पाई कॉमन ले लेंगे, r² - r, तो बचेगा r, कैपिटल R² - स्मॉल r²। तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, r - r, r+r। आसानी के लिए आपकी a² - b² जो होता है a + b × a - b होता है। अब रख दीजिए वैल्यू, आप पाई तो पाई रहेगा 22/7, r+r - r, पहले की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की रेडियस कितनी है 8 है, और ये 6 है, रेडियस दे रखी है। तो 8 - 6 करोगे तो क्या आएगा, 8 - 6 करोगे तो 2 आएगा, और 8 + 6 करोगे तो 14 आएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 × 4 और 22 करेंगे तो 88। ठीक है, कुछ करने जो नहीं, 20 क्या जाएगा 88, लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये। ये मैं सोच रहा कि यार कैसे r - r+r लिख दी, देखिए पाई कॉमन लोगे ना, तो ये r² - r² होता है, स्मॉल आर, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, मैंने इसलिए लिख कर दिया कि इससे आपकी आसानी हो जाए। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो 8 का स्क्वायर कर लो 64, और 4 का 6 का स्क्वायर 36, माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 18, देख लीजिए, और 28 आएगा, है ना। तब भी निकाल लेना, तब भी आ जाएगा, 28 आ जाएगा डिफरेंस। तो 22/7 × 28 करोगे, यहां से भी 20 × 4 करके करो 88 आएगा। तो भाई r² रख करके माइनस करके निकालो, या फिर r+r माइनस करके तब भी निकालो, तब भी आएगा, तो इससे इजी हो जाता है। अब कहीं हो सकता है माइनस माइनस करने में गलती कर दोगे, तो मैं इसलिए r - r, r+r के फॉर्म में लिख दिया, जिससे कि आपको आसानी हो। 19 देखिए क्या कह रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है क्या, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है, बोला 100 स्टूडेंट्स हैं, 60 यार कह रहे हैं इंजीनियर, 60% कह रहे हैं इंजीनियर हैं, और 40% कह रहे हैं, देखिए 60%, 100 माने टोटल हैं। अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स आपके टोटल हैं, उसमें से 60% इंजीनियर हो गए, 60 में ये यानी 60 इंजीनियर्स हो गए, 16 इंजीनियर्स हैं, एंड 40% आर मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं।
तो 40%, तो इसका 40% एंड 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा 40। तो 40 स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट में से बीबीए वगैरह लोग करते हैं, ये आपका मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो गए, ये आपके इंजीनियर्स हो गए, ईएनजी, ठीक है, ये मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो गए। अब बताइए और बचे कितने। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 30% ऑफ द इंजीनियर हैव एन एमबीए डिग्री। अब इसका 30% निकालेंगे तो 18 आएगा। 60 का 30% ओरली 3 6 18, 18 स्टूडेंट्स जो होंगे वो एमबीए हैं। एमबीए का मतलब समझिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन है ये एमबीए जो आप लोग कर रहे हो, 18 तो एमबीए कर रहे हैं। और फिर कह रहा है कि 30% ऑफ द इंजीनियर हैव एमबीए डिग्री एंड 50% ऑफ द मैनेजमेंट ग्रेजुएट। ये जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट थे, बीबीए वगैरह थे, इनका 50%। तो 40 का 50% मतलब कि उसका हाफ, 40 का हाफ कितना होता है 20। ये भी आपके एमबीए डिग्री किए हैं, ये भी एमबीए, ये दो लोग एमबीए हो गए। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज होल्ड एन एमबीए डिग्री। तो कितने परसेंट लोग जो है एमबीए डिग्री वाले हैं, आपको बता प्रोबेबिलिटी कितनी है, एमबीए करने वालों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कितनी होगी। तो टोटल जो एमबीए डिग्री स्टूडेंट्स कितने, 18 एमबीए इधर, 20 एमबीए इधर, 38 एमबीए हैं टोटल। ये हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स हमारा आ रहा है, प्रोबेबिलिटी निकाल रही है एमबीए की। तो टोटल एमबीए कितने हैं, 20 प्लस 18 करेंगे 13, 38। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे 100, तो डिवाइड कर देंगे तो 0.38 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एमबीए करने वालों की। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसानी था। नेक्स्ट देखिए 20। इन सोसाइटी 1/3 पीपल रीड द इकोनॉमिक टाइम्स, 1/3 पीपल रीड मिंट एंड 90 पीपल्स रीड बिजनेस स्टैंडर्ड। तीन टाइप के पेपर्स आपके पास हैं। एक आपका इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ये एक आपका मिंट हो गया, और एक आपका पेपर हो गया आपका बिजनेस स्टैंडर्ड। तीनों में लिया था, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ये आपका हो गया मिंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि कह रहा कि ऑल 10 ऐसे लोग हैं जो तीनों पेपर पढ़ते हैं, ये ऑल थ्री वाले हो गए 10। उसके बाद 60 पीरियड बोथ इकोनॉमिक टाइम। देखिए 60 लोग अगर इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट दोनों पढ़ते हैं, और जो ये 10 आप जो तीनों पेपर पढ़ते हैं, जिसमें तीनों दे रखा है ना कि 10 10 जो तीनों पढ़ते हैं, उसमें भी इकोनॉमिक टाइम्स मिंट आएगा। मगर हम ओनली इकोनॉमिक्स टाइम मिनट्स की बात करूं, पढ़ने वाले कितने होंगे, तो 60 में से 10 माइनस करेंगे तो 50। ये 50 क्या, ओनली ओनली इकोनॉमिक टाइम्स और मिनट को पढ़ने वाले। इसी तरीके से क्वेश्चन में कह रखा है कि 40 पीपल रीड बोथ इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ने वाले 40 हैं। लेकिन ओनली अगर मैं कहूँ बिजनेस स्टैंडर्ड, और क्योंकि इसमें 10 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, तो ओनली इकोनॉमिक टाइम्स और जो है बिजनेस स्टैंडर्ड को पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, 40 में से 10 निकालेंगे 30। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसी तरीके से जब बोला कि 30 पीपल बिजनेस स्टैंडर्ड एंड मिंट, तो बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट में देखिए 10 तो ऐसे हो गए, 30 में से 10 निकाल देंगे, ये 20 आ जाएगा। ये जो तीनों चीजें आ रही हैं, ये जो 50 है, ये 50 क्या है, ये ओनली, ये आपका ओनली इकोनॉमिक टाइम्स और क्या है, मिंट है ये। इस तरीके से जो आपका 30 आ रहा है, ये क्या है, ये ओनली आपका इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड है। फिर ये 20 आ रहा है, ये भी आपका ओनली आपका क्या है, इसमें मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड है। बिजनेस स्टैंडर्ड और प्लस मिंट है, तो ये बहुत ध्यान देना, इसमें माइनस करके ही निकलेगा। आप जानते हैं कि 50 30 80 10 90, तो अब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओनली इकोनॉमिक टाइम पढ़ने वाले 40 हो जाएंगे। ओनली मिंट की बात करें 50 प्लस 10 60 20 80 यानी 50 हो जाएगा। अगर मैं ओनली बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करूंगा, टोटल 90 होता है, 30 प्लस 20 50 प्लस 10 या 60 है, यहाँ बचेगा आपका 30। तो ओनली वन न्यूज पेपर अगर बात करें कि पढ़ने वाले लोग कितने होंगे, तो आपका हो जाएगा आंसर न्यूज़पेपर। तो कुछ नहीं करना, आप देख पा रहे हैं 40 प्लस 50, 40 प्लस 50 और प्लस 30 करेंगे तो 120, तो 120 मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120। गलती मत करना, यहाँ पे 60 लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना कि माइनस करके लिखना, ये ओनली वाली कंडीशन है, तो आंसर आपका 120 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था।
तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स स्नैप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए स्नैप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने उसके टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आपको जो है टोटल 20 फुल लेंथ मॉक मिलेगा, और साथ ही साथ 80 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। ये जो मॉक और सेक्शनल टेस्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो लेवल है, वो बिल्कुल उसी तरीके से रखा गया जिस तरह से आपके स्नैप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है, चाहे वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हों या कहीं कोचिंग ले रखी हो, तो ये चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज आप जो है परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ये सारी आपका जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और इसको आप कहाँ से ले सकते हैं? अभी कॉन्सेप्ट की हमारी जो वेबसाइट है, अभी कॉन्सेप्ट.com, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है, जो अभी कॉन्सेप्ट का ऐप है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉक के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी उन्हें बहुत सारे चैप्टर्स अभी क्लियर नहीं है। तो उनके लिए हम लोगों ने स्नैप 2026 का बैच भी लॉन्च कर दिया है। ये कंप्लीट बैच होगा स्नैप के लिए, जिसके अंदर सारी क्लासेस जो है एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब एकदम बिल्कुल सीरियल वाइज मिलेंगी। और उसमें जो क्वेश्चंस भी होंगे, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पर जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह क्वेश्चन दिखाई देंगे। और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मिलने वाली क्लास के अंदर, जैसे आप लिख रखा कैलकुलेशन की क्लासेस हैं, आपके नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ई बुक जो आप अलग से परचेज करते हैं, यहाँ पर अगर आप बैच लेते हैं तो यहाँ पे आपको ई बुक भी मिल जाएगी। ठीक है सर। और इसमें देखिए, सेक्शनल टेस्ट जो आप अलग से नहीं लेना पड़ेगा, जो बैच को परचेज करेगा उसके अंदर आपको मॉक और सेक्शनल टेस्ट आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है बैच है, बिल्कुल जो है स्नैप 2026 को टारगेट करता है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। आप इस बैच को लेंगे कहाँ से? आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट abhiconcept.com से ले सकते हैं, या फिर आपका जो है, हमारा अभी कॉन्सेप्ट का एक ऐप भी है, तो वहां से भी आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं।